हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है शहर, व्यापारी एवं कारीगर। क्या पढ़ना है बच्चों? शहर, व्यापारी एवं कारीगर। तो हम लोगों का जो मेन फोकस होने वाला है बच्चों इस चैप्टर में वो क्या होगा? तो शहर के बारे में हम लोग देखेंगे कि शहर जो है वो किस प्रकार से डेवलप हुआ प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में, और साथ ही साथ वहाँ पे कौन कौन सी गतिविधि होती थी, और उनमें उनके गतिविधियों में अगर देखिएगा तो व्यापारी और कारीगर जो है उनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों और पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शहरों के अनेक रूप हैं। हमें क्या पढ़ना है? शहरों के अनेक रूप। अब ये अनेक रूप कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि शहर जो है वो अलग अलग चीज़ों, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे पिछले वर्ष आपने प्राचीन भारत के शहरों के बारे में पढ़ा था, यानी कि क्लास 6 में की हिस्ट्री जब हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे तो उसमें भी जो है वो हमें शहरों के बारे में पढ़ना था। और क्या करा कि आइए इस बार मध्यकालीन शहरों के बारे में जाने। और उस समय देखा जाए बच्चों तो मुख्यतः जो है वो 4 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। यानी कि मध्यकालीन इतिहास में देखिएगा तो शहर जो है वो कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं? तो 4 प्रकार के शहर जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे इनमें से कुछ शहर प्रशासन के केंद्र थे। क्या थे बच्चों? इनमें से कुछ जो शहर थे वो क्या थे? प्रशासन के केंद्र थे। कुछ शहर वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों में दस्तकारी के लिए मशहूर थे। तो ये दो तरीके का हो गया, एक तो प्रशासन के लिए, दूसरा हो गया व्यापारिक गतिविधि के लिए, ठीक है। कुछ शहर जो होते थे वो तीर्थ यात्रा एवं मंदिर के नगर के कारण महत्वपूर्ण थे। और चौथा जो था वो विदेशी व्यापार के कारण बंदरगाह या पतन शहरों के रूप में विकास हुआ था। तो हम लोगों ने क्या देखा? 4 तरीके के शहर। पहला प्रशासन, यानी कि जहाँ पे राजा जो है वो शासन करता था, उसके अधिकारी जहाँ पे रहते थे, जहाँ से शासन पूरे क्षेत्र का, पूरे राज्य का शासन व्यवस्था जो कंट्रोल किया जाता था, वैसे शहर को क्या बोलते थे? तो प्रशासनिक शहर। कुछ शहर ऐसे होते थे, अगर प्रशासनिक शहर के रूप में देखा जाए तो दिल्ली को क्या हम प्रशासनिक शहर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? अगर आज के समय में कंपेयर करना चाहें तो आज का जो दिल्ली शहर है वो प्रशासनिक शहर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ही सारी चीज़ें, जैसे संसद भवन हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का कार्यालय, सारी चीज़ें हैं। तो दिल्ली को हम क्या बोल सकते हैं? प्रशासनिक कार्यालय। क्या हम पटना को प्रशासनिक कार्यालय, प्रशासनिक शहर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं प्रशासनिक शहर, क्योंकि यहाँ पे क्या, पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं पर अवेलेबल है। यानी कि यहाँ से पूरे राज्य की प्रशासन व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए पटना को भी हम क्या बोल सकते हैं? प्रशासनिक शहर बोल सकते हैं। और कुछ शहर ऐसे होते थे जो वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियों में दस्तकारी के लिए मशहूर थे। जैसे अगर आज के समय में देखें तो मुंबई को क्या बोल सकते हैं? व्यापारिक और वाणिज्यिक शहर बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या सूरत को बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सूरत जो है वो व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो सूरत भी क्या, एक व्यापारिक शहर है। उसी तरीके से अगर बात करें कुछ दूसरे शहरों एवं तीर्थ यात्रा एवं मंदिर नगर के निर्माण, नगर के कारण महत्वपूर्ण थे। तो जैसे क्या था, कुछ समय पहले कि मंदिर होते थे, वहाँ पे क्या था कि मेला लगता था, लोग घूमने के लिए जाते थे, तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। अगर आज के तौर पे देखा जाए तो क्या हम वाराणसी को क्या ये मतलब मंदिरों के लिए बोल सकते हैं कि ये क्या धार्मिक शहर है? ऐसे बोल सकते हैं कि धार्मिक शहर है। तो बिल्कुल हम लोग वाराणसी, बनारस को क्या धार्मिक शहर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या मंदिर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है, काशी विश्वनाथ महादेव की क्या है, मंदिर है। लोग यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो हम लोग वाराणसी को क्या बोल सकते हैं? धार्मिक शहर बोल सकते हैं। उसी तरीके से विदेशी व्यापार के कारण बंदरगाह, पत्तन शहरों का विकास हुआ था। जैसे जहाँ पे ज़्यादा जो है वो व्यापारिक गतिविधि होता है समुद्र के क्षेत्र से, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं या फिर पत्तन बोलते हैं। तो विदेशी व्यापार के लिए जो वो शहर विकसित हो जाता है, जैसे मुंबई ही है तो मुंबई क्या है, एक विदेशी व्यापार के लिए विकसित शहर है, तो उसको भी बोल सकते हैं। या फिर अगर देखा जाए तो गुजरात में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो क्या है, विकसित है। जैसे चेन्नई हो गया, तमिलनाडु का जो चेन्नई है वो क्या है, विदेशी व्यापार के लिए फेमस है, बंदरगाह है वहाँ पे, बहुत ही वो बंदरगाह बहुत बिजी रहता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं बच्चों, तो 4 तरीके के शहर हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और कई शहर तो एक ही साथ ही शहरों के उपयुक्त विभिन्न रूपों को ही अपने में समाहित किए हुए एवं फल फूल रहे थे। और मतलब एक ही शहर है, या तो वो व्यापार के लिए भी जाना जाता है, पोर्ट सिटी भी बोल सकते हैं, धार्मिक सिटी भी बोल सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से, यानी कि एक ही शहर में बहुत सारी गतिविधियां, उसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं।
तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आगे अगर हम बच्चों देखें तो ये क्या है, प्रशासनिक नगर है। क्या है, प्रशासनिक नगर। अब ये प्रशासनिक नगर क्या होता है इसके बारे में हम तो बता दिए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या करें कि ये नगर मुख्य रूप से शासक वर्ग के सत्ता केंद्र अर्थात राजधानियां थी। इन शहरों में अनेक राजमहल होते थे और इसमें शासक अपने परिवार, अधिकारी, नौकर चाकर, सैनिक रहते थे और राजमहल में सभा कक्ष बने होते थे जहां शासक जो है राजा द्वारा अपनी प्रजा एवं अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया जाता था। तो ये जो शहर होता था इसको क्या बोलते थे बच्चों, प्रशासनिक शहर, जहाँ पे राजा अपने पूरे परिवार के साथ, अपने अधिकारियों के साथ रहते थे। वही अगर बात करें बच्चों, शहरों में बाजार हुआ करता था जहाँ नगर निवासियों के लिए अनाज, कपड़ा, आभूषण एवं दैनिक आवश्यकताओं की वजनी वस्तुओं की बिक्री होती थी। और दिल्ली के सुल्तानों में मुगलों के शासन में व्यक्तिगत एवं राजकीय आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शाही कारखानों के निर्माण किए थे। कारखानों के संबंध में आगे अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार शहरों में दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर तथा उत्तरी भारत में दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, लाहौर हो गया आदि शहरों का नाम लिया जा सकता है, जिसको क्या बोल सकते हैं, प्रशासनिक शहर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर हम देखें मंदिर, नगर एवं तीर्थ स्थल, तो इसमें हम क्या है कि दक्षिण भारत में शासक, व्यापारियों, धनाढ्य लोगों के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए क्या करते थे, मंदिर बनाया जाता था एवं ग्राम दान में दिए जाते थे। मंदिर कैसे चलेगा, मंदिर में जो पुजारी होंगे, मंदिर का जो खर्च होगा वो किस प्रकार से चलेगा, तो गांव के गांव दान में दिए जाते थे और वहीं से जो टैक्स वसूल होता था वो मंदिर की देखभाल होती थी उसी से। फलस्वरूप क्या हुआ कि मंदिरों के पास अपार धन संपत्ति जमा हो गया था और मंदिरों के कर्ता धर्ता ने मंदिर के धन को व्यापारियों को ऋण में देने में लगाया और इस प्रकार पवित्र केंद्रों ने क्षेत्र विशेष के वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने में कड़ी के रूप में काम किया। और क्योंकि उस समय मंदिर ही जो थे वो बहुमूल्य पत्थरों, बहुमूल्य वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे, धीरे धीरे बड़ी संख्या में जो है वो शिल्पकार, कारीगर एवं व्यापारी मंदिरों की जरूरत को पूरा करने के लिए मंदिर के निकट बसते चले गए। और दक्षिण भारत में अगर देखिएगा तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तंजावुर हो गया, कांचीपुरम हो गया, तिरुपति आदि मंदिर नगरों का विकास इसी प्रकार से हुआ था। ठीक है, यानी कि जहाँ पे मंदिर होता था वहाँ पे कारीगर भी, मंदिरों को अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती थी तो कारीगर भी क्या कर जाते थे, मंदिरों के पास बस जाते थे। ठीक है, वही अगर देखा जाए बच्चों तो भक्ति आंदोलन के विस्तार के कारण तीर्थ स्थलों का महत्व बढ़ा और धार्मिक आस्थाओं के पवित्र स्थलों के रूप में, पवित्र स्थलों के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पूजा पाठ दर्शन के लिए आया करते थे। और मथुरा हो गया, जैसे मथुरा हो गया, काशी हो गया, वृंदावन हो गया, काशी जो है वाराणसी को ही क्या बोलते हैं, काशी बोलते हैं, पहले काशी बोलते थे। उत्तर प्रदेश आज अजमेर, माउंट आबू जो कि राजस्थान में, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में, आदि शहर तीर्थ स्थल के रूप में क्या हुए, फेमस हुए। यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर थे, यहाँ पे लोग क्या करते थे, दर्शन करने के लिए आते थे। वही अगर बात करें बच्चों वाणिज्यिक नगर की, वाणिज्यिक नगर यानी कि जहाँ पे व्यापार होता है बहुत बड़ी मात्रा में, उस नगर को क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक नगर। ठीक है, तो अगर इसमें देखिएगा बच्चों तो कुछ ग्रामीण बस्तियां जो अपने खास उत्पादित वस्तुओं के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी, वे धीरे धीरे शहरी विकास केंद्र के रूप में बन गए और इनका विकास जो है वो व्यापार बाजार के रूप में विकसित हुआ। और कुछ शहर खास वस्तुओं के व्यापार के लिए विशेष बाजार समझे जाते थे क्योंकि उनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता था। जैसे अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो बुरहानपुर कपास के लिए जाना जाता था। जो बुरहानपुर शहर था वो किस चीज के लिए फेमस था, कपास के लिए। अहमदाबाद जो है वो किस चीज के लिए फेमस था, कपड़ा के लिए। बयाना जो था नील, वो किस चीज के लिए फेमस था बच्चों, नील के लिए। और कांचीपुरम सूती कपड़ा के लिए। और कैम्बे जो है वो रत्न बाजार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे शहर अपने अपने विशेषताओं को लिए हुए विकसित थे उस समय मध्यकालीन भारत में। वही अगर बात करें बच्चों बंदरगाह यानी कि पतन नगर के रूप में देखा जाए तो शहरों के तैयार माल को दूसरे देशों में ले जाने के लिए समुद्र के तटीय क्षेत्रों में शासकों एवं व्यापारियों द्वारा बंदरगाहों का विकास किया गया। जैसे अंजुवन, मनीनग्राम, नानादेशी जैसे व्यापारिक समुदायों के कारण तटीय बस्तियों का महत्व बढ़ा और शासकों के विशेष फरमानों के द्वारा विदेशी जैसे यहूदी, ईसाइयों, अरबी लोगों को तटवर्ती शहरों में बसने में व्यापार करने की छूट दी गई। जैसे गुजरात हो गया जहां जैन व्यापारियों का बोलबाला था। पश्चिमी भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के बंदरगाह भरौच हो गया एवं सूरत मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र के रूप में फले फूले। और भारत के पश्चिमी तट का अरब, फारस की खाड़ी और आगे के देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा था। और 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में थाना, गोवा,
भटकल, मंगलूर, कोच्चिन जैसे बंदरगाह विकास लंबी दूरी के व्यापार के कारण हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो शहर थे जो क्या थे, एक बंदरगाह वाले शहर थे जहां से व्यापार जो सामान का आदान प्रदान होता था। ठीक है, वही अगर बात करें बच्चों पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में देखिएगा तो हुगली हो गया, मोटूपल्ली हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, दक्षिणी पूर्वी व्यापार का मुख्य द्वार बन गया था। और अरब के घोड़े के व्यापारियों के कारण कर्नाटक एवं केरल के तटीय शहरों का महत्व बढ़ गया था। यहाँ पे अरबी घोड़ों का क्या होता था, व्यापार होता था। घोड़ा जो है वो अरब वाला घोड़ा बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही अच्छा माना जाता था, अच्छी क्वालिटी का। और अगर देखा जाए बच्चों तो यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ पश्चिमी एवं पूर्वी सागर तट पर अनेक नए पत्तन एवं नगर विकसित हुए जो धीरे धीरे उनके सैनिक एवं प्रशासनिक केंद्रों में बदल गए। जैसे बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, इसके प्रमुख उदाहरण थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं शहरी परिदृश्य, यानी कि शहर में होता क्या था, शहर किस प्रकार का होता था। तो बच्चों आपको पता होगा कि जैसे अधिकांश शहर एक चार दीवारी से घिरा होता था, यानी कि शहरों को क्या कर दिया जाता था बच्चों, चार दीवारी से घेर दिया जाता था और इसके अंदर लोग रहते थे। इसमें एक या अधिक प्रवेश द्वार होते थे। शहर के प्रमुख आबादी इस चार दीवारी के अंदर निवास करती थी। सुनियोजित ढंग से बसाए गए शहरों में बाजार अलग से बनाए गए थे। और आप देखिएगा कि कई बाजार किसी खास वस्तु के व्यापार के लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते थे। और शहर जो है वो कई मोहल्लों में बटे होते थे। अधिकतर मोहल्ले किसी खास जाति या उत्पादक समुदाय के नाम से जाने जाते थे। जैसे अगर बात करें कुंजरी मोहल्ला, ये सब्जी बेचने वालों का मोहल्ला था। मोचीबाड़ा अगर देखिएगा तो जूते बनाने वाले का। मोहल्ला जरगरान सुनार का। और कूचा अगर बात करें तो रंगरेज यानी कि कपड़े रंगने वाले का। तो अलग अलग बोलिएगा कि अगर जा रहे हैं मोचीबाड़ा जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जूते लेने आप जाइएगा, या फिर वहां से उस क्षेत्र से यानी कि उस पर्टिकुलर काम से आपको जाना है तो उस क्षेत्र में जा सकते हैं आप। जैसे कुंजरी मोहल्ला जाना है तो अब सब्जी, इसका मतलब है कि आप सब्जी लेने जा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का। यानी कि जो अलग अलग समुदाय के जो लोग थे, अलग अलग कार्य करने वाले जो लोग थे, उनके लिए क्या है कि अलग अलग मोहल्ला बनाया हुआ था। शहरों में विभिन्न जाति धर्म व्यवसाय के लोग रहते थे और शासक अमीर एवं व्यापारी शहरों के सबसे धनी लोग थे। अगर देखेगा कि सबसे धनी लोग कौन थे तो शासक था, अमीर एवं व्यापारी जो थे वो सबसे धनी लोग थे। शहरों के अधिकतर लोग मध्यम वर्ग के थे और इस वर्ग में छोटे मनसबदार, कर्मचारी, दुकान, साहूकार, चिकित्सक, वैद्य, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक, जिसको पांडुलिपि की मूल प्रति लिखने वाला जो शामिल होता था उसको क्या बोलते थे, सुलेखक बोलते थे। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग जैसे पंडित हो गया, उलेमा हो गया, सूफी संत हो गया आदि शहरों में निवासी थे और इन्हें आमतौर पर राज्य से इनाम के रूप में कर मुक्त भूमि जो है वो अनुदान में दिया जाता था, जो शहरों के आसपास क्या होता था। और इसके अलावा सैनिक, नौकर, गुलाम, कारीगर, शिल्पकार इत्यादि निम्न स्तर के लोग भी शहरों में निवास करते थे। ये लोग उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ काम करके अपनी आजीविका क्या करते थे, चलाते थे। तो आप देख सकते हैं कि शहर में किस किस प्रकार के लोग रहा करते थे। वही अगर बात करें व्यापार की दशा एवं दिशा, तो देखो बच्चों क्या करा है कि शहरों का मुख्य आकर्षण वहाँ की मंडियां एवं बाजार थे। प्रांतों की राजधानियां तथा समुद्र तट के किनारे जो स्थित शहर थे व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और इन शहरों के बाजारों में देश विदेश के व्यापारी क्रय विक्रय किया करते थे और व्यापारी लोग शहरों की खपत से अधिक तैयार वस्तु को ले जाकर के दूसरे स्थानों पर क्या कर देते थे, बेच देते थे। यानी कि यहाँ के जो कारीगर यहाँ के लोगों के लिए जो सामान बनाते थे, अगर वो सामान उपयोग से ज़्यादा होता था तो ये लोग क्या करते थे, दूसरे क्षेत्रों में ले जाकर के बेच देते थे। ठीक है, और इस काल में देश के भीतर व्यापार आंतरिक व्यापार कहते थे, यानी कि देश के अंदर में मान लीजिए एक कंट्री है तो इस कंट्री के अंदर जितना भी व्यापार होगा उसको क्या बोलेंगे, तो आंतरिक व्यापार बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों, आंतरिक व्यापार बोलते थे। वही अगर के विस्तृत होने से क्या है कि आंतरिक व्यापार के विस्तृत होने का पता चलता है। और प्रत्येक कस्बा यानी कि छोटे शहर में हाट बाजार होता था और इसके अलावा नियत समय या सप्ताह, मासिक, सप्ताह या वार्षिक पर लगने वाले मेलों में व्यापारी आते थे और वस्तुओं की खरीद बिक्री होती थी। आज भी अगर आप देखिएगा तो कोई भी जैसे पर्व त्यौहार होता है तो वहाँ पे आप जा करके देखेंगे तो बहुत सारे जो व्यापारी होते हैं, वो मेला जब लगता है तो वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी अपना अपना सामान लेकर के आते हैं और बेचते हैं और वहाँ पे उनका क्या होता है, बिक्री जो है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो फेरी लगाकर माल बेचने वाले व्यापारियों का एक वर्ग था जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। इसके अतिरिक्त राजपूताना क्षेत्र के बंजारे अनाज, नमक, चीनी, मक्खन आदि वस्तुएं सैकड़ों बैलों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे, ले जाते थे। बंजारा लोग घुमंतू व्यापारी थे, उनका कारवां टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चों, टांडा।
अध्याय 3 में पढ़े होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का उपयोग नगर के बाजारों तथा अनाज की ढुलाई के लिए करते थे, हम लोग पढ़े भी थे। ठीक है, आगे देखते तो बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में लिखा है कि बंजारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। वे मुगलों के सैनिक अभियान के दौरान सेना के लिए खाद्य वस्तुओं की ढुलाई का भी काम करते थे बंजारे लोग। अब हम लोग देख लेते कि ये बंजारे क्या थे। तो देखो बच्चों, क्या करें कि 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेजी व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया है कि सुबह सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुआ। टांडा क्या था? बंजारों का ग्रुप। बंजारों का जो ग्रुप होता था उसको क्या बोलते थे बच्चों? टांडा। तो एक अंग्रेजी व्यापारी था जिसका क्या नाम था? पीटर मुंडी। क्या नाम था बच्चों? पीटर मुंडी इसका नाम था। तो पीटर मुंडी अपने जब ये बंजारों से मिला तो उसके बारे में क्या लिखता है उसके बारे में पढ़ते। तो देखो क्या करा है कि सुबह सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। कितने बैल थे बच्चों? 14,000 बैल। ये सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे और ये बंजारे लोग अपनी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के साथ द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता में उपलब्ध है वहाँ से खरीदते हैं और उस जगह ले जाकर के बेचते हैं जहाँ महंगा होता है। वहाँ से फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी अन्य जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बंजारा लोगों का कार्य क्या होता था। टांडा में 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं और जब ज़रूरत होता है तो उनका यूज कर लेते हैं। पता करें कि आजकल के गांव में शहरों में अनाज ले जाने का काम कैसे होता है और यह बंजारों के तौर तरीकों से किस प्रकार से भिन्न है। आज तो देखिएगा कि बड़े बड़े क्या हो गए, ट्रांसपोर्टर हो गए हैं। उनका बड़े बड़े क्या है, ट्रक हो गया है। ट्रकों पे अपना सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए तो बड़े पैमाने पर क्या है कि बड़े पैमाने के व्यापार कुछ विशेष व्यापारी समुदायों तक सीमित थे। उत्तर भारत में देखिएगा तो मुल्तानी, गुजराती, बनिया तथा दक्षिण भारत के मलय, चिट्टी एवं मूरो, अरब, तुर्की, खुरसानी मुस्लिम व्यापारी कुछ ऐसे व्यापारी समूह थे जिन्होंने दूर के देशों के साथ क्या है, व्यापारिक संबंध बनाए थे। भारत के पश्चिमी तट स्थित सूरत, भड़ौच, खंबात, कैम्बे, कालीकट, गोवा जैसी बंदरगाहें पश्चिमी देशों के साथ मसाला, सूती कपड़ा, नील, जड़ी बूटी के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे और इन वस्तुओं को जहाजों में भरकर फारस की खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों में भेजा जाता था। तो अगर आप मैप में देखिएगा तो मैप में आपको दिखाते हैं कि फारस की खाड़ी किसे कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, ये है भारत। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ये भारत है। और भारत तो फारस की खाड़ी और लाल सागर, तो देखिएगा तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्लू ब्लू वाला पार्ट, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है फारस की खाड़ी। क्या कहलाता है बच्चों, ये जो पार्ट है ब्लू पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, फारस की खाड़ी। और ये है कौन, लाल सागर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो अंदर तक ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यही क्या है, लाल सागर। और यहीं से देखिए ये है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर। ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, भूमध्य सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर। यही हो गया इटली, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे तुर्की दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लीबिया है, यहाँ पे इजिप्ट है, मिस्र जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ना, जब व्यापारी इंग्लैंड वाले जब आ रहे थे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जब इंग्लैंड वाले क्या करते थे, व्यापार करते थे भारत के साथ, तो इनको इतना घूम करके आना पड़ता था। सोच करके देखो कि एक ऐसा रास्ता बन जाए कि यहाँ से अपना नाव लेकर के आए, यहाँ से आए, ऐसे 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 आए और यहाँ पे पहुँचे और इस जगह पे कुछ ऐसा, ये तो जमीन है तो जमीन से तो नाव गुजरेगा नहीं। तो एक काम किया इन लोगों ने कि इस जमीन को, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पतला हिस्सा है, ठीक है ना, तो इसको काटा जा सकता है। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको कट कर देते हैं और कट करके लाल सागर से मिला देते हैं। तो यही जो काट करके लाल सागर से जो कैनल टाइप का यानी कि नहर बना दिया गया, इसी को क्या बोलते हैं, स्वेज नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्वेज नहर। जो स्वेज नहर क्या करता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यहाँ पे आप देखिएगा तो इंग्लैंड को क्या हो गया, इतना घूम करके जो ये लोग आते थे वो अब घूम करके ना करके यहीं से आएंगे और इस प्रकार से आते थे और अपना सामान का ढुलाई करते हुए इंडिया पहुंच जाते थे।
तो इस प्रकार का आज भी ज़्यादातर जो व्यापार होता है वो स्वेज नहर से ही होता है, यानी कि भारत को कोई सामान मंगाना है तो इंग्लैंड से या तो ऐसे ही इसी रास्ते के थ्रू होकर के आता है, स्वेज नहर से, ठीक है। और स्वेज नहर पे जो भी इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तो इजिप्ट में ही है, तो इजिप्ट वाला क्या करता है, इससे टैक्स वसूलता है कि मेरे क्षेत्र से होकर के जाओगे तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते थे कि इस क्षेत्र में अपना सामान भेजते थे, ठीक है। ये हो गया फारस की खाड़ी, ईरान के पास जो है वो फारस की खाड़ी है, और इधर आप देखिएगा तो ये क्या है, लाल सागर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगर आप आगे देखिएगा तो क्या दिखाई देगा बच्चों कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो आगे हम लोगों ने क्या देखा था कि ये लोग क्या करते थे, जो प्रमुख अपना जो सामान है, ये जो व्यापारी होते थे वो अपना व्यापार किधर करते थे, तो फारस की खाड़ी तक करते थे, और साथ ही साथ लाल सागर के बंदरगाहों तक भेजते थे अपने सामान को, और यहाँ से वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारी इन्हें यूरोप के देशों में ले जाते थे, और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित बंदरगाहों जैसे सतगांव हो गया, पुलिकट हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, नागपट्टनम से कपड़ा, अनाज, खाद्य सामग्री, सूती धागा इत्यादि वस्तुएं दक्षिण पूर्व एशिया को क्या करते थे, लोग भेजते थे। अब बात कीजिएगा कि सर दक्षिण पूर्व एशिया किसे कहते हैं, तो देखो ये वाला, ये जो पार्ट है ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ से ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी ला करके अपना अपना सामान जो है व्यापारी बेचते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। यूरोप के देश ऊनी वस्त्र, अब देखो तो जो यूरोप के देश होते थे वो क्या करते थे, कौन कौन सा सामान खरीदते थे, तो यूरोप के देशों में ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी भारत लाया जाता था। यानी कि वो यूरोप वासी जो थे वो व्यापारी, तो वो कौन कौन सा सामान भारत में लेकर के आते थे, तो वो लाते थे ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी भारत लाया जाता था। और पूर्वी अफ्रीका से हाथी दांत एवं मध्य एशिया से खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे अरब व्यापारियों द्वारा भारत लाए जाते थे। और चीन से जो अगर देखिएगा तो रेशम तथा दक्षिण पूर्व एशिया से मसाला भारत आने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। फारस की खाड़ी से हरमुज के रास्ते घोड़े, मोती, रेशम कालीन आदि आयात की वस्तुएं थी, और गुलामों को भी इसी रास्ते लाया जाता था और उसकी खरीद बिक्री की जाती थी। जी, गुलाम के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी थे, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक मार्ग, यातायात एवं विनिमय के साधन, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।